हाय एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप सब लोग बच्चा पार्टी। तो आज हम पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जब हम एक डायपोल को रोटेट करते हैं किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए पोटेंशियल एनर्जी को ही हम वर्क डन जो हमने वर्क डन किया वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो ध्यान से देखिए वो वर्क डन जिसे हम एक डायपोल को रोटेट करने में, ठीक है, जो वर्क डन होता है एक डायपोल को रोटेट करने में एक स्मॉल एंगल, मतलब एक आप छोटे से एंगल से उसे रोटेट करने में जो वर्क डन करते हैं वही आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। सो इसको हम DW से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो मतलब होता है वो होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। सो इज इक्वल्स टू टॉर्क डी थीटा, ठीक है। सो DW इज इक्वल्स टू, अभी हमने टॉर्क का एक फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा था, टॉर्क इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा, या हम इसको बोल सकते हैं P इज इक्वल्स टू दिस वन। तो यहाँ पे हमने टॉर्क की यहाँ पे वैल्यू रख दी PE साइन थीटा डी थीटा, ये वाली हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी है। उसके बाद टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा यहाँ पे W इज इक्वल्स टू PE। अब ध्यान से देखिए ये भी आपकी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये भी आपकी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। एंड इफ आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस साइन थीटा वो चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम डी थीटा के रेस्पेक्ट में यहाँ पे देख रहे हैं, डी थीटा के रेस्पेक्ट में, मतलब थीटा के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे थीटा डिपेंडेंट है, तो इस वजह से हम साइन थीटा को रखेंगे इंटीग्रेशन के अंदर। तो दोनों तरफ यदि मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन मुझे मिल जाता है, तो वहाँ से मुझे मिल जाता है PE। अब जो θ1 है वो इनिशियल एंगल है, जो पहले जितना एंगल बन रहा है वो बताता है, और θ2 जो है वो फाइनल एंगल है जो हम मेड हो रहा है, मतलब जो डायपोल बना रहा है। सो θ1 इज द इनिशियल एंगल एंड θ2 इज द फाइनल एंगल एंड साइन थीटा डी थीटा। अब P कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है तो ये बाहर आ जाएगी, और साइन थीटा का यदि मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, आपको बता देता हूँ, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा होता है, आपको जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए वर्क डन जो हो जाएगा वो PE माइनस कोस थीटा हो जाएगा, और θ1 से θ2। अब आपको ओपन करने का एक तरीका पता है, यहाँ पे आपको लिमिट्स गिवन है इनिशियल और फाइनल। तो यहाँ पे W इज इक्वल्स टू माइनस PE, जो वर्क डन है आपका वो PE और ये कोस θ2। देखिए ओपन कैसे करते हैं, अपर लिमिट यहाँ पे प्लेस करेंगे, और उसके बाद माइनस ऑफ क्या कर दोगे नीचे वाली लिमिट। बेसिकली हमने जो ये माइनस है ये वाला ये हम यहाँ पे बाहर ले आए हैं, तो दैट्स वाई माइनस PE आया है। उसके बाद हमने अपर लिमिट रखी और माइनस लोअर लिमिट रखी। उसके बाद वर्क डन जो हमारा आया PE कोस θ1 माइनस कोस θ2। आपको सिंपल सा जान लेना जरूरी है, जो वर्क डन होगा वो ऑलवेज माइनस PE कोस θ आता है। क्या आता है? माइनस PE कोस θ। वो क्यों आता है? वो इस कारण से आता है क्योंकि हम क्या मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि जो इनिशियल एंगल बनाया हुआ है, जो इनिशियल एंगल θ1 है वो 90 डिग्री है, और यदि इनिशियल एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा तो आप क्या समझोगे, इसका मतलब सिंपल सा आपका यही है कि यदि 90 डिग्री एंगल है इसका मतलब ये 0 हो जाएगी वाली क्वांटिटी, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस PE कोस θ2। तो यहाँ हमारा सिंपल सा एक्सप्रेशन ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम आने वाली है आगे। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले लीनियर चार्ज क्यों आया? लीनियर चार्ज कहने का मतलब है सिंपल सा, जब भी आप एक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ओवर अ सरफेस, लीनियर सरफेस का मतलब एक वायर हो गया, एक आपकी एक सिंपल सी लकड़ी हो गई, ठीक है, जो केवल वन डायमेंशन की है, तो वहाँ पे यदि आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे चार्ज का, दैट इज सेड टू बी द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप सिंपल से यहाँ पे इस फिगर के द्वारा समझ सकते हैं, इस पिक्चर के द्वारा थोड़ा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक वायर है और उस पर मैंने जो प्लस Q चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो यदि मैं देखता हूँ इस पूरे की जो लेंथ L है और जो टोटल चार्ज मैंने दिया है वो Q है, और मैं एक स्मॉल अमाउंट ले लेता हूँ, ये वाला स्मॉल अमाउंट ले लेता हूँ, तो इस पूरे स्मॉल अमाउंट पे आप देखोगे कि DL तो इसकी लेंथ होगी, और DQ मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट है छोटे से एरिया पर। तो यहाँ पे लैम्डा डिनोट करता है, जो लैम्डा है वो डिनोट करता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को। लैम्डा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज इक्वल्स टू DQ/dl, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, की जितना लेंथ पे है। अब इसकी SI यूनिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, होती है तो यहाँ पे आप देखेंगे आ जाएगा कूलम पर मीटर। तो क्यों आया, देखिए आप सिंपल से समझ लीजिए, आपके पास DQ जो चार्ज की SI यूनिट होती है वो कूलम होती है, और जो आपकी लेंथ की होती है वो होती है मीटर, ठीक है। अब सेकंड थिंग हम देखते हैं यहाँ पर,
अब दूसरी चीज़ भी सेम है, यदि मैं एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता हूँ, मतलब कि वो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है ओवर द मेटेलिक शीट के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, तो जब चार्ज आपका जो मेटेलिक शीट पर मतलब एक 2 डायमेंशन वाले सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यूनिफॉर्मली, दैट इज टू द एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट इज इक्वल टू dQ/dA। अब इसकी भी SI यूनिट आपको जान लेनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो याद है आपकी जो SI यूनिट होगी वो कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाती है। मेनली मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा यदि आप एप्लीकेशन जब यूज़ करोगे गॉस थ्योरम की, तो आपको देखने को क्या मिलेगा, एरिया वाला ज़्यादा देखने को मिला है, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी आती है। अब वॉल्यूम से आप सिंपल सा समझ गए 3 डायमेंशन 3D के अंदर आती है। तो पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ROW रो से इस टाइप से हम इसको बनाते हैं, इस टाइप से इसका सिंबल है। तो दैट इज इक्वल टू dQ/dV। ठीक है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, एंड जो इसकी SI यूनिट होगी सिंपल सी चार्ज की कूलम, और वॉल्यूम की क्या होती है मीटर क्यूब, और इस टाइप से इसका आप देख सकते हैं 3D डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो रहा है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक अब यहाँ से इस चैप्टर का आ जाता है। इसके ऊपर आपका एक डेरिवेशन कंटिन्यूसली पूछा ही जाता है बोर्ड में। तो सबसे पहले आप देख लीजिए इसकी एप्लीकेशन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। ये सिंपल सा कहता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो पास हो रही है क्लोज सरफेस से। आपके पास मान लीजिए आपके पास एक सरफेस है, ठीक है, आपके पास कोई एक बॉडी है, तो उसमें से पर्टिकुलरली कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है। मान लीजिए मेरे पास ये एरिया है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इस तरीके से मतलब इनफाइनाइट जा रही है, और यहाँ से पर्टिकुलरली इस एरिया में से कितनी पास हो रही है, दैट वो आपको समझाना चाहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसको सिंपल सा हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस साइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू EA। ठीक है, एंड EA कोस थीटा भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट को हम कोस से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आपने याद किया P क्रॉस E था, तो PE साइन थीटा लिख रहे थे। अब यहाँ पे E डॉट A है, तो हम इसको EA कोस थीटा लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी आपको ये समझने की जरूरत थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिंपल सा एक्सप्रेशन क्या आ गया, फाई इज इक्वल टू EA कोस थीटा। अब ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपसे पूछ ली जाएगी। स्केलर क्वांटिटी होती है, सबसे बड़ी बात, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, या हम इसको वोल्ट मीटर भी कह देते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस। ठीक है, और इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज सिंपल सा जो इसका एक्सप्रेशन आएगा वो EA कोस थीटा आएगा, एंड थीटा इज द एंगल मेड बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड द एरिया वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं गॉस थ्योरम के बारे में। तो गॉस थ्योरम आप समझ लीजिए, गॉस थ्योरम ये कहती है कि किसी भी एक क्लोज सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो इक्वल होगा 1/ε0 टाइम टू द टोटल चार्ज, कि टोटल चार्ज उस पूरे सरफेस पर कितना है। ठीक है, टोटल चार्ज कितना है उस पूरे सरफेस पे। ठीक है, सो इसको हम सिंपल सा फाई से ही रिप्रेजेंट करते हैं, फाई इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन ε0। सो फाई इज इक्वल टू Q अपॉन ε0, और जो आपका Q है वो आपका नेट चार्ज है, नेट चार्ज जो एनक्लोज है एक सरफेस के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे इसका सिंपल सा बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉस थ्योरम का प्रूफ कहाँ से आया, तो आप समझ लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास प्लस Q चार्ज है जो सेंटर पे रखा हुआ है एक स्फीयर के, और मैं देखना चाहता हूँ इस पर्टिकुलरली इस पॉइंट पर तो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लूँगा। ठीक है, गॉसियन सरफेस जब मैं इमेजिन कर लूँगा, यहाँ पे आप चीज़ देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और यदि एरिया वेक्टर मैं आपको बताऊँ तो एरिया वेक्टर अलोंग ऑलवेज आपका ओपन सरफेस की तरफ होता है। तो यहाँ पे दोनों के एंगल यदि आप देखेंगे, एरिया वेक्टर भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0। तो 0 एंगल हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखिए, तो अभी हम पढ़कर आए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के द्वारा कि d5 इक्वल्स टू EDA। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें पूरे से भी देख सकते हैं, लेकिन हम एक पर्टिकुलरली स्मॉल एंगल से देख रहे हैं। तो यहाँ पे EDA कोस थीटा हो जाएगा, तो d5 इक्वल्स टू ED आ जाएगा, क्योंकि एंगल बिटवीन देम इज 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो EDA लिख सकते हैं। अब टोटल फ्लक्स यदि मैं इस पूरे सरफेस से देखूँ, आप ध्यान से देखिए, इस पूरे ही सरफेस से देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन करूँगा। तो सिंपल सी थिंग मैंने वही करी, यहाँ पे टोटल फ्लक्स देखने के लिए क्या लिखूंगा, E इंटीग्रेशन ऑफ DA, इस पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो यहाँ पे आप जानते हो स्फीयर का जो एरिया का इंटीग्रेशन करोगे तो 4πr² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सी ये चीज़ आ जाएगी कि फाई इज इक्वल्स टू E इंटू 4πr²। अब एक चीज़ बहुत यहाँ पे इंटरेस्टेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़ के आए हो, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक चार्ज के कारण एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हमने एक फॉर्मूला बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इज 1/4πε0 एंड दैट चार्ज एंड अपॉन में आपका
क्या डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब आप यहाँ पे देखेंगे मैं इस पर्टिकुलरली इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस मेरे पास ये हो जाएगी, चार्ज मेरे पास ये हो जाएगा, तो यहाँ पे इस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देख पाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दूंगा 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr ऊपर से आ गया। अब आप देखेंगे 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, एप्सिलॉन नहीं जाएगा, r² से r² चलेगा, तो मेरे पास जो बचेगा वो Q/ε0 बच जाएगा, और यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के लिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। ठीक है, तो मिलता है आपको सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और पढ़ते रहिए एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।